नेक्स्ट डिजीज बेटा जो हम लोग को पढ़नी है वो है आपका हेलमिंथ डिजीजेज, है ना। कौन सा डिजीज बेटा हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको? हेलमिंथ डिजीजेज, हेलमिंथ डिजीजेज, ठीक ना। और हेलमिंथ डिजीज में जो मेन हम लोग पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एस्केरियासिस, एक पढ़ेंगे आपका एस्केरियासिस और एक पढ़ेंगे आपका फाइलेरिया। तो पहला हम दिखाने जा रहे हैं आपको एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, ठीक है। तो एस्केरियासिस तरीका वही होगा हम लोग का। कॉस्टिव एजेंट कौन होगा? सी कौन होगा इसका कॉस्टिव एजेंट? तो होगा एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, ठीक ना। और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो होता है, इसके बारे में हम लोग याद कर ले, तो ये जो होता है आपका मेंबर ऑफ एस्कहेलमिंथीज निमेटोडा है ये, ठीक ना। और दूसरी बात ये होता है, इट इज एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, पक्का ना। और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो होता है, इसका कॉमन नेम होता है राउंड वॉर्म, या उसको जाइंट राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो होता है ये एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। यहाँ मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दैट इज हैविंग सिंगल होस्ट इन लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में केवल एक ही होस्ट होता है, सिंगल होस्ट, और वो सिंगल होस्ट भी दुर्भाग्य से कौन है? हम ही लोग हैं। और वो कौन है बेटा? ह्यूमन। ये हमारी बॉडी में रिसाइड करता है। मतलब कि ये जैसे कि बुचरेरिया मान लीजिए, या फिर अगर फाइलेरिया के दो होस्ट होते हैं, एक होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसकी बॉडी में भी उसकी लाइफ साइकिल चल रही होती है, और एक होता है हमारी बॉडी, तो वहाँ पे डुअल होस्ट होता है, यहाँ पे सिंगल होस्ट। जैसे आपको टीनिया सोलियम मैंने बताया था, टीनिया सोलियम में आपका पिग भी एक होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट, और ह्यूमन उसका प्राइमरी होस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो होस्ट है वो केवल हम ही लोग हैं। तो ये कैसा पैरासाइट है? मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है बेटा। तो एस्केरिस में कॉमन इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, कॉस्टिव एजेंट के बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? मोड ऑफ, ये स्प्रेड होगा बॉडी में, कैसे पहुंचेगा? तो ये भी आएगा बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये हमारी बॉडी में कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आता है ना। या फिर कटे हुए फलों से आएगा, मतलब जो मैंने आपको समझा रखा है टाइफाइड के सेम वैसे ही आएगा, बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से आ सकता है। या फिर ये आ सकता है बाय कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स। किससे आ सकता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी आ सकता है ये। इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिसाइड करता है। इट रिसाइड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ रिसाइड करता है बेटा? बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहीं पे ये रहता है, और वहीं पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपने अंडे पैदा करता है, अंडे देती है इसकी फीमेल, और वहीं पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल से ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। और साथ में उस इंटेस्टाइनल वॉल में कई जगह पर जहाँ वो अपने डेंटिकुलेट टीथ से वो बाइट करता है, उन जगहों से लगातार ब्लीडिंग भी होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऐसे पर्सन में एनीमिया के भी सिम्टम आ सकते हैं। समझ आ गया? तो कॉस्टिव एजेंट होगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, और साइट ऑफ एक्शन इसका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक समझ में आ गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बताओ कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा ना। देखो, साइन एंड सिम्टम्स क्या होना चाहिए बताओ। मेनली इसका असर तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही है। वहाँ से नरिशमेंट लेगा तो पर्सन वीकनेस होने लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगेगा उसको। अच्छा, लगातार बाइट करने की वजह से वहाँ से ब्लड लगातार रिसता रहेगा तो उसको एनीमिया भी होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, साइन एंड सिम्टम्स समझना पड़ता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो साइन एंड सिम्टम्स से पहला हो जाएगा इसमें एब्डोमिनल पेन, ठीक ना।
अच्छा इसके अलावा क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट इसको लोग क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, और लॉस ऑफ एपेटाइट के अलावा उसमें हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया की वजह क्या होगी, ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, उसको एनीमिया के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा इसके अलावा क्या हो जाएगा, उसको उस पेशेंट में क्या आ जाएगी बोलो, वीकनेस आ जाएगी, टायर्डनेस या वीकनेस के सिम्टम्स आने लगेंगे। और वीकनेस और टायर्डनेस के अलावा इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस के अलावा उस पर्सन में समय के साथ इरिटेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा बच्चे में, अच्छा ये सिम्टम्स ज़्यादा किस में आता है, बच्चों में आता है, और ऐसे बच्चों में क्या होगा बेटा, इरिटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होंगे, आपके मेन सिम्टम्स होंगे। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हो सकता है मस्कुलर पेन भी हो सकता है ना, इसको हम लोग फटीग बोलते हैं या टायर्डनेस बोल सकते हैं, ये भी इसमें मिलेगा आपको। तो ये साइन एंड सिम्टम्स के मेन साइन एंड सिम्टम्स होंगे। एनसीईआरटी में आकर के यहाँ तक ख़त्म कर दिया है, लेकिन हम लोग अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो हमें क्या जानना और ज़रूरी है, समझिएगा इस चीज़ को। तो हमें जानना पड़ेगा इसकी लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल में क्या जानना जरूरी है, देखिए चाहे तो आप इसे नोट करिएगा या केवल याद कर लीजिएगा, बहुत है ना। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन से जिसके एलिमेंट्री कैनाल में एस्केरिस का पेयर है, मतलब यहाँ पर 2 एस्केरिस है, मेल और फीमेल एस्केरिस है ना। अच्छा एक सिम्टम में उसमें इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो जाता है। अगर एस्केरिस की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी ना एलिमेंट्री कैनाल में, मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ 100-150 तक एस्केरिस पहुँच गया है तो वो ब्लॉक कर जाता है इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी एक सिम्टम होता है इसमें। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा आपका, यहाँ मान लीजिए 2 पेयर है, एक मेल और फीमेल, ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया, तो ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे जब ये, तो ये अंडे देगी। इसकी फीमेल जो होती है एक दिन में 2-2 लाख अंडे देती है। तो जो अंडे आएंगे वो अंडे फीकल सब्सटेंस के साथ आ जाएंगे बाहर, पक्का। अब बहुत ध्यान से देखना, जब फीकल सब्सटेंस के साथ अंडे बाहर आ गए तो फीकल सब्सटेंस तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मान लीजिए पट्टी जो खेत में किया गया ना, खेत में ना फील्ड एरिया में, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ये समय के साथ डिकम्पोज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन जो अंडे होंगे, ये अंडे जो होंगे वो उस खेत की मिट्टी में पड़े रहेंगे। ठीक, अब जरा इन अंडों की बात करते हैं। एग ऑफ, दे आर द एग ऑफ एस्केरिस। ये जो अंडे होते हैं इन अंडों को हम लोग बोलते हैं मैमिलेटेड एग्स, मैमिलेटेड एग्स। और इस मैमिलेटेड एग के अंदर अभी तो खाली जाइगोट है और कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, लेकिन कुछ समय बाद इस मैमिलेटेड एग में लार्वा डेवलप कर जाता है। क्या डेवलप करेगा बेटा, बोलो लार्वा। देखो इसमें आगे लार्वा। अब इस एग को बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। व्हाई इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनेटेड एग, because this contain the embryo, नाम होगा एम्ब्रियोनेटेड एग। पहले मैमिलेटेड एग था। मैमिलेटेड एग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऊपर की प्रोटीन की जो लेयर होती है ना वो झुर्रीदार हो जाती है, हवा में आकर सूख जाती है, और उसके ऊपर जो कवर होता है, इसका वॉल जो होता है, ये वॉल कुल 3 लेयर का बना होता है। नाम होता है PCL, प्रोटीन, काइटिन, लिपिड। तो सबसे बाहर की लेयर कहलाती है प्रोटीन, उसके बाद होता है काइटिन, और सबसे लास्ट में होता है आपका लिपिड। तो 3 लेयर की बनी होती है। तो इसकी जो वॉल होगी 3 लेयर की बनेगी, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, काइटिन और लिपिड की। बताऊंगा क्यों इसकी जरूरत होती है। तो ये बन गया एम्ब्रियोनेटेड। इस एम्ब्रियोनेटेड एग में एक बार होती है मॉल्टिंग, होगी फर्स्ट मॉल्टिंग। कहाँ पर हो रही है, सॉइल में, मिट्टी में, इन सॉइल, है ना। और जब पहली मॉल्टिंग होती है तो इससे जो लार्वा होता है वो बन जाता है आपका फर्स्ट जुवेनिल लार्वा। क्या बन गया आपका, फर्स्ट जुवेनिल लार्वा। तो ये जो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद आपका आएगा, ये बन जाएगा फर्स्ट जुवेनिल लार्वा। ये हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट मॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो होता है कॉन्टामिनेटेड, ये जो स्टेज होती है इस लार्वा की, ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज अब इन्फेक्शन करने के लिए तैयार है। अच्छा ये कहाँ पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है। अच्छा इसी मिट्टी में
अच्छा इसका नाम पहले देख लो, ये कहलाएगा फर्स्ट स्टार लार्वा, ये कहलाएगा सेकेंड स्टार लार्वा, या इसे हम लोग बोलते हैं रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा भी आप कह सकते हैं। तो सेकेंड स्टार लार्वा जो होता है, अब ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फॉर ह्यूमन। ठीक, चलो इसी खेत में मान लीजिए यहाँ पर गाजर बोया गया है या मूली बोया गया है, तो ये जो अंडे जो होंगे, छोटे अंडे जो होंगे, वो आकर इसकी वॉल पे चिपक जाएंगे, और जब ये अंडे इसकी वॉल पे चिपके हुए होंगे और ये मार्केट में लाए जाएंगे बेचने के लिए, और प्रॉपर अगर अच्छे से वॉश ना किया गया, क्योंकि आपने देखा हो गाजर और मूली में इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी फंसी रहती है, उस मिट्टी में अंडे हो सकते हैं। अगर प्रॉपर इसको अच्छे से वॉश ना किया जाए, और आप भी गए हैं मंडी में सब्जी खरीदने के लिए और आपने पूछा भैया गाजर कैसे रुपए किलो, तो उसने बोला भैया 20 रुपए किलो। अच्छा देखिए मीठा है कि नहीं, और उसके चक्कर में आपने उस गाजर को टेस्ट कर लिया बिना धुले अच्छे से। जब उस गाजर को बिना धुले आपने खाया, तो वो जो लार्वा होगा, मतलब जो उस अंडे के अंदर जो लार्वा मौजूद है, ये अंडा आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ है, आपकी लालच ने आपको एक पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री करा दिया। अब जब ये एंट्री करेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, समझना बेटा। अब देखो दूसरे पर्सन जिसने इसे खाया है, उस पर्सन के एलिमेंट्री कैनाल में जब ये पहुंचेगा आपका अंडा, तो इसके ऊपर कुल 3 कोट है। याद करो किसका है, सबसे बाहर है प्रोटीन का, उसके बाहर है काइटिन का, उसके बाद किसका है, लिपिड की लेयर है, और अंदर ये लार्वा आराम से बैठा हुआ है। ठीक, तो जैसे ये अंदर यहाँ पहुंचेगा, ये HCl निकलेगा, HCl, इस HCl से अपने आप को ये बचा ले जाएगा। पैप्सिन जब निकलेगा, HCl की प्रेजेंस में पैप्सिन जब एक्टिवेट होगा, तो इसकी जो पहली लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो डिसॉल्व होगी, मतलब प्रोटीन गया लेकिन काइटिन तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि काइटिन को डिसॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होगा कोई कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का एंजाइम। बस हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में यह डिसॉल्व होने से रहा, तो ये एग जो है बिना किसी असर पड़े HCl और पेप्सिन का, ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फिर काइटिनेज एंजाइम निकलेगा तो उसकी काइटिन की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा इसके बाद फिर लिपिड के लिए आपका बाइल निकलेगा, और फिर लाइपेज निकलेगा, तो इसकी भी वॉल डिसॉल्व हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइटिनेज से और बाइल और लाइपेज से इसकी दोनों बाकी वॉल भी डिसॉल्व होगी। तो अल्टीमेटली ये लार्वा कहाँ पहुँच गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये क्या करेगा, तुरंत देखो, अगर ये फर्स्ट स्टार लार्वा होता, तो ये लार्वा जो होता, ये कभी भी इसकी वॉल को परफोरेट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें परफोरेटिंग ऑर्गन अभी डेवलप नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंड स्टार लार्वा होता है, उसके पास परफोरेटिंग ऑर्गन होता है, हुक्स बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। किसको पेनिट्रेट करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल को। और जब इसको पेनिट्रेट करेगा, तो आपको पता है कि यहाँ से निकले होते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन्स होती है, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन्स अब आपस में कहाँ जाती हैं, लीवर में जाती है। तो अल्टीमेटली ये लार्वा यहाँ से निकल करके इंटेस्टाइन की वॉल को पंक्चर ये लार्वा इंटेस्टाइन की वॉल को पंक्चर करके हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा लीवर में। और हम लोग को पता है कि लीवर से जो होता है वो निकलती है हिपैटिक वेन, और हिपैटिक वेन अल्टीमेटली जाती है इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा से जाती है हार्ट में। ठीक है, तो लार्वा जो है ये लीवर से होता हुआ हिपैटिक वेना केवा से होता हुआ, हिपैटिक वेन से होता हुआ वेना केवा में, और वेना केवा से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट में पहुँच जाएगा, और हार्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से पंप हो जाएगा लंग्स में। यही ये जाना चाहता था शुरू में, क्योंकि जो एस्केरिस होता है ये एक एरोबिक पैथोजन होता है, जिसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में तो ऑक्सीजन मिलने से रही, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा कहाँ पे, तो ये ब्लड के रास्ते से होता हुआ हार्ट से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में। और लंग्स के एल्वुलाई में जब ये पहुँचेगा, जब ये लंग्स में पहुँचेगा, तो जो लंग्स के पास की जो ब्लड वेसल्स होंगे उसकी वॉल को पेनिट्रेट करके ये एल्वुलाई में पहुँच जाएगा, और एल्वुलाई में आ करके ये 1 हफ्ते तक वहाँ क्या करेगा, रिसाइड करेगा। और फिर इसमें होगी सेकेंड मॉल्टिंग। कौन सी मॉल्टिंग, सेकेंड, तो बन जाएगा आपका थर्ड जुवेनिल लार्वा। कब बन गया, थर्ड। और सेकेंड मॉल्टिंग के बाद इसमें फिर होगी थर्ड मॉल्टिंग। कौन सी मॉल्टिंग, थर्ड, और बन जाएगा फोर्थ जुवेनिल लार्वा। तो सेकेंड स्टार लार्वा या सेकेंड जुवेनिल लार्वा यहाँ था ये, तो सेकेंड से ये कौन बन गया आपका, थर्ड लार्वा।
थर्ड जुवेनिल लार्वा या स्टार लार्वा। थर्ड के बाद, थर्ड मॉल्टिंग के बाद क्या बन गया आपका? फोर्थ जुवेनिल लार्वा। बस बन रहे। और अल्टीमेटली फिर यहाँ से ये 1-1.5 हफ्ते रहने के बाद ये धीरे धीरे इसकी वॉल पे क्रेवल करेगा और क्रेवल करके पहुंच जाएगा ये फेरिंग्स तक। अगर आपको याद हो तो फेरिंग्स तक आएगा, और फेरिंग्स से ईसोफेगस का रास्ता क्या होता है? पक्का ये देखो, तो ये फेरिंग्स तक होता हुआ पहुंच जाएगा, आपको इरिटेट करेगा यहाँ पे। जब ये ट्रैकिया से होता हुआ फेरिंग्स तक पहुंचेगा, इरिटेशन होगा तो आपको बार बार कॉफ आएगा, खांसी आएगी, आपको गले में गुदगुदी होगी, इरिटेशन होगा तो आपको कॉफ आएगा। और जब कॉफ आएगा तो आप ऐसे कॉफिंग करके, और जो स्पूटम आया होगा, स्पूटम आएगा, उस स्पूटम में ये लार्वा होगा। इस स्पूटम को आप क्या करेंगे? स्वेलो कर लेंगे, अगर आप उसको थूकते नहीं है बाहर तो। और अगर गलती से आपने इसको स्वेलो कर लिया तब ये फिर इसोफेगस से होता हुआ अल्टीमेटली फिर दोबारा स्टमक से होता हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये पहुंचा तो वहां पे ये फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 10 है तो 10, ये सब के सब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पाया? और यहाँ पर इंटेस्टाइन में आने के बाद वो फिर एक बार मॉल्टिंग करता है, और उस मॉल्टिंग को हम लोग बोलते हैं इसकी फोर्थ मॉल्टिंग। कौन सी मॉल्टिंग? फोर्थ। देखो, सेकंड थर्ड लंग्स में किया था, चौथा फिर किया इंटेस्टाइन में, और उसके बाद से वो क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो अडल्ट बन जाएगा। तो इसकी लाइफ में मॉल्टिंग कितनी बार हुई? 4 बार हुई। पहली मॉल्टिंग हुआ स्वेल में, 2 मॉल्टिंग हुआ अपने होस्ट के लंग्स में, और चौथी मॉल्टिंग हुआ उसी होस्ट के इंटेस्टाइन में। ये भी आपसे पूछा जाएगा। कौन सी स्टेज इसकी आपके लिए पैथोजेनिक होती है? तो ये स्टेज का नाम होता है आपका सेकेंड जुवेनिल लार्वा, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंट्री वही करेगा। तो मैं इन सबको एक साथ देखिए कैसे लिख देता हूँ इसको। तो जब यहाँ से ये पहुँच जाएगा, ह्यूमन ने इसको इनटेक कर लिया, इनटेक बाय ह्यूमन, इनटेक बाय ह्यूमन, तो ये तो सेकेंड जुवेनिल लार्वा फ्री इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या होगा? फिर हो जाएगा, उसकी वॉल क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, पीसीएल की वॉल होगी डिसॉल्व। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्री हो गया तो बाय पेनिट्रेटिंग वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एंटर कर जाएगा, एंटर इनटू हिपैटिक पोर्टल वेन में आ जाएगा। और वहां से क्या चलेगा बेटा? बोलो लीवर। और लीवर से होता हुआ हिपैटिक वेन एंड इंफीरियर वेना केवा के द्वारा यह आ जाएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में। तो पहले आ जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल जब ये पंप होगा, जब ये पंप हो जाएगा तो पंप टू इट इज द पम्प्ड टू लंग्स। कहाँ पहुंच गया? लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा? ये मॉल्टिंग करेगा। तो सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग इन एल्वेलाई करेगा ये। अच्छा, इसको लंग्स में जाना क्यों जरूरी था मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि ये एरोबिक होता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, और उस ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है। तो लंग्स में गया, सेकंड एंड थर्ड मॉल्टिंग होगी एल्वेलाई में, और लंग्स में जाने के बाद वो बन जाएगा आपका फोर्थ जुवेनिल लार्वा। और फोर्थ लार्वा क्या करेगा? एसेंड अप टू फेरिंग्स वाया ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से होता हुआ फेरिंग्स तक पहुंच जाएगा, और आफ्टर कॉफिंग कफ एंड स्वेलो, अगर उसने कफ और स्वेलो कर लिया तो ये चला जाएगा फिर से एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटर कर गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एंटर करेगा किसके द्वारा आया? वाया इसोफेगस एंड स्टमक। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद क्या करेगा ना, मैं इधर से रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? देखो, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब ये क्या करेगा? होगा इसकी फोर्थ मॉल्टिंग होगी,
और फोर्थ मॉर्टिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अडल्ट, कन्वर्ट इनटू द अडल्ट। खूब अच्छे से समझ लीजिए, याद रखिए, अगर आपको ये याद रहेगा तो इसको करना आपके लिए आसान हो जाएगा ना। इससे क्वेश्चन जितने भी तरह के बनेंगे आप उसे कर पाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका डायग्रामेटिकली अगर हमको याद करना हो तो मैं भी दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे याद करेंगे। तो पहले आप याद करिए, 2-3 बातें मैं दिखा रहा हूं आपको। नंबर ऑफ मॉल्टिंग, और यहां पे होगा साइट, किस जगह पर नंबर ऑफ मॉल्टिंग होगा, पहली मॉल्टिंग फर्स्ट। अच्छा, टोटल कितना होगा, टोटल 4 मॉल्टिंग होगा। फर्स्ट मॉल्टिंग कहां पे होगा, इन सॉइल, मिट्टी में होगा, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पे होगा, सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग ये होगा इन एल्वेलाई। फोर्थ मॉल्टिंग कहाँ पे होगा, फोर्थ मॉल्टिंग तो ये हो जाएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज। तो सेकेंड जुवेनाइल लार्वा स्टेज इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। पक्का ना। अगर फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा क्या हो जाएगा, अगर लेता है तो उससे कोई उसको फर्क नहीं, क्योंकि उसकी वॉल को पेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और इसमें जो माइग्रेशन होता है वो 2 तरह का माइग्रेशन है। इसमें जो माइग्रेशन है वो 2 तरह का है, और उन दोनों माइग्रेशंस को हम लोग बोलते हैं, देखिए, फर्स्ट माइग्रेशन और सेकंड माइग्रेशन। जिसको पूरा जो ये आपकी बॉडी में जो ये घूम रहा है उसको इसको बोलता है माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन ऑफ लार्वा 2 कहलाएगा। एक कहलाएगा प्राइमरी या फर्स्ट माइग्रेशन, और एक कहलाएगा सेकेंडरी या सेकेंड माइग्रेशन। देखो, जो प्राइमरी माइग्रेशन होगा ये हमेशा वाया ब्लड होगा, ये होगा वाया ब्लड। और प्राइमरी माइग्रेशन जो वाया ब्लड होगा उसमें ये माइग्रेशन में होगा क्या, तो ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में, और लीवर से हिपैटिक वेन और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके, ये जाएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये पहुंच जाएगा लंग्स में। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के लंग्स तक का माइग्रेशन ब्लड के रास्ते से होगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी माइग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी माइग्रेशन। सेकेंडरी माइग्रेशन जो होगा ये होगा वाया पैसेज या वाया रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री पैसेज के द्वारा होगा। इसमें क्या होगा, तो ये लंग से निकल करके आएगा ट्रैकिया से होते हुए फेरिंग्स में, ठीक ना। फेरिंग्स में कॉफ होगा, फिर कॉफ खांसी आएगी, एंड स्वेलोइंग होगा, निकल जाएगा पर्सन। और जब कॉफ और स्वेलो होगा तो फेरिंग से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, और स्टमक से होते कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस माइग्रेशन में ब्लड का कोई रूट ही नहीं था। तो सेकेंडरी या सेकेंड माइग्रेशन जो हो जाएगा उसको बोलते हैं विदाउट ब्लड के होगा, जबकि प्राइमरी माइग्रेशन कैसे होगा, वाया ब्लड के होगा। पक्का बेटा ना। एक होता है इसका एबरेंट माइग्रेशन। एबरेंट माइग्रेशन क्या होता है, अगर ये लार्वा मूव करते समय ब्लड से होता हुआ एल्वलाई तक न पहुंच करके
हार्ट से पंप हो जाए, एल्वुलाई को क्रॉस कर जाए और एल्वुलाई से वापस, देखो इधर देखो, ऐसे मान के चलो ना, ये मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, जब ब्लड पंप हो रहा जा रहा है एल्वुलाई में, लंग्स में जा रहा है, गलती से एल्वुलाई की वॉल को पेंट्रेट ना कर पाती, ये वापस लौट आएगा और लौट के आएगा तो कहाँ चला गया, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से पंप होकर तो पूरी बॉडी में जाएगा ना, और गलती से यहाँ से पंप होकर के ये चला जाए, ब्रेन में चला जाए, या फिर किडनीज में जा कर के रुक जाए, या फिर आपके आईज में चला जाए, तो इन सारी कंडीशन में जब ये जाएगा इसके चारों ओर एक सिस्ट वॉल बन जाएगी। इस माइग्रेशन को बोलते हैं एबरेंट माइग्रेशन, एबरेंट माइग्रेशन, भटका हुआ माइग्रेशन। तो एक आएगा एबरेंट माइग्रेशन जिसमें ये गलती से दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, अपने पाथ से भटक जाता है, तो जिस ऑर्गन में जाएगा वहाँ सिस्ट बन जाएगा, तो उसके सिम्टम्स आएंगे। फिर उसको ऐसे पर अगर ब्रेन में चला गया तो उसको एपिलेप्सी आ सकती है, बॉडी में झटके पड़ने लगेंगे, अगर आई में चला गया तो आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है, किडनी में चला गया तो वहाँ पर गांठ पड़ सकती है ना। तो ये क्या होगा, इसके एबरेंट माइग्रेशन बोलते हैं। बट समझ आ गया, ये एस्केरिस की लाइफ साइकिल थी। इसके आने की संभावना हालांकि 10 से 15%, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।